आर्थिक निकास भारतीय उत्पाद का वह हिस्सा जो जनता के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं था तथा राजनीतिक कारणों से जिसका प्रवाह इंग्लैंड की तरफ हो रहा था, जिसके बदले में भारत को कुछ प्राप्त नहीं हो रहा था, उसे ही आर्थिक निकास कहा गया। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अ ब्रिटिश रूल इन इंडिया में आर्थिक निकास की अवधारणा प्रस्तुत की। आर्थिक निकास के तत्व थे अंग्रेज प्रशासनिक एवं सैनिक अधिकारियों के वेतन, विदेशी ऋण का ब्याज चुकाना, नागरिक एवं सैन्य विभाग के लिए विदेशों से खरीदी गई वस्तुओं का भुगतान आदि। अतः यही सब कारण थे भारतीय अर्थव्यवस्था की बर्बादी के, जिनके कारण आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं है। अंग्रेजों को अपने देश में तरक्की करने के लिए बहुत सारे कच्चे माल की आवश्यकता थी। भारत को अपना उपनिवेश बनाकर भारत से कच्चा माल अपनी तय की गई कीमतों में खरीदकर अपने देश में ले जाते रहे। भारत में जो भी अच्छी और कीमती वस्तुएं थी, अंग्रेज सब अपने साथ ले गए। विश्व युद्ध में खुद भी बर्बाद हो गए और हमें भी बर्बाद कर गए। जब अंग्रेज भारत आए थे तब समय था शिल्प विप्लव से पहले। तब दुनिया में सबसे अधिक लघु शिल्प या जिसको हम कहते हैं कुटीर शिल्प चलता था। भारत की खासियत थी इन लघु शिल्पों में अपना कारीगरी तथा निपुणता हेतु दुनिया भर में प्रसिद्धि। तब के भारतीय व्यापार के प्रमुख विभाग थे रेशम तथा सूती के चारुकलापूर्ण कपड़े, मसाले, मिट्टी, पत्थर तथा तांबा, ब्रोंज आदि धातु से बने बर्तन और सजावटी सामान। पुरातन भारत के एक प्रतिरूप इतिहास को माने तो मुगल साम्राज्य के दौरान भारत शिल्प जगत के एक प्रमुख उत्पादक के हिसाब से जाना जाता था, जिसने विश्व अर्थनीति के लगभग 25% योगदान करता था। उसको छोड़कर भारत में जनसंख्या अच्छा था तथा ये प्राकृतिक संसाधनों से भी भरपूर था। इसलिए यहाँ पर सिर्फ व्यापार करने आए अंग्रेज यहाँ के राजनीति में दखल अंदाज देना शुरू किए। धीरे धीरे उन्होंने ऐसी पद्धति अपनाया जिससे सबसे अधिक हानि भारतीय व्यापार व्यवस्था को ही हुआ, जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाना। इसके चलते उन्होंने भारतीय ग्रामों पर अपने हिसाब से मोनोपोली करना शुरू किया। पहले भारतीय गांव अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत रखते थे। जैसे एक गांव में कुछ किसान, कुछ मछुआर, कुछ व्यापारी, कुछ कपड़े बनाने और सीने वाले, कुछ बर्तन बनाने वाले, कुछ पुजारी आदि मिलकर रहते थे। इससे हर एक गांव अपना मौलिक आवश्यकता पूरा कर पाता था। लेकिन अंग्रेजों ने सबसे पहले जमीनों पर अपने हिसाब से कहीं चाय तो कहीं नील उत्पादन शुरू किए और इसके चलते किसानों को अपना काम खोना पड़ा। इससे खाद्य उत्पादन पर बड़ा असर पड़ा और धीरे धीरे उन गांव ने अपनी स्वावलंबी स्वभाव छोड़ दिए। इससे लोगों की आर्थिक स्वतंत्रता खोने लगी और साथ ही साथ समष्टि में देश की अर्थनीति। भारतीय उत्पादों को सस्ती में लेकर महंगा चीजें बेचना, ये तो बहुत पुराना व्यापारी बुद्धि है। जैसे देश से उत्पादित गेहूं लेकर उसका बिस्किट बनाकर यहाँ उसे दुगनी मूल्य पर बेचने लगे, तो इससे भारतीय अर्थनीति कमजोर तथा ब्रिटेन की अर्थनीति दृढ़ बनते गई। शिक्षा व्यवस्था को अपने हिसाब से मोड़ना, इसके परिणाम आज तक भुगत रहे हैं। अंग्रेजों से पहले नौकरी भारतीयों के लिए सबसे आखिरी पसंद थी, लेकिन पारंपरिक शिक्षा को बदलकर उन्होंने अच्छी क्लर्क पैदा करने वाले शिक्षा पद्धति बनाए, जो आज भी प्रचलित है और हमारे मानसिकता को जकड़ कर रखा है। लोग स्वावलंबन मतलब अच्छा नौकरी पाना मानने लगे तो व्यापार एक आखिरी पसंद बन गई। इससे देश की ही व्यापार को हानि पहुंचा। खेद यह है आज भी हमारी शिक्षा हमें अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं सिखाता। शिल्प विप्लव का प्रभाव, इसका सीधा असर सबसे ज्यादा भारतीय सूक्ष्म कारीगरी, कपड़ा तथा छोटे उद्योगों को हुआ। लोगों को कम दामों पर कपड़े मिलने लगे तो उन्होंने कारीगरी महंगी कपड़े सामान लेना छोड़ दिए। भारत के जो बेहतरीन जुलाहकार थे आज भी हैं, उन्हें भारी नुकसान हुआ तथा ये सीधा हमारे निर्यात पर भारी पड़ा। मोनोपोली, व्यापारिक एक छत्रवाद, अंग्रेजों ने भारत को अपने व्यापार का सुरक्षित क्षेत्र बना लिया था तथा राजनैतिक क्षमता हेतु भारत के वैदेशिक व्यापारों को एक तरह से ले डुबोया। पुरातन व्यापारिक संबंध जैसे इथियोपिया, बाली, अरब आदि पर अपना मनमानी चलाकर रख तो कहीं ज्यादा कर बिठा दिया।